हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग भारत में जो जल संसाधन है उसकी बात करते हैं। ठीक है ना। देखो, भारत में जो वाटर रिसोर्सेज की अगर बात की जाए तो पहली चीज जो जल है यानी कि पानी है, वो पानी अर्थ पर या तो समुद्र के रूप में पाया जाता है या फिर वो मीठे पानी के रूप में पाया जाता है। लेकिन अगर हम प्राणियों में और पौधों में जल की अगर बात करें तो पौधों में लगभग 75% जो है वो पानी पाया जाता है, क्योंकि पौधों को भोजन बनाने के लिए पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। दूसरा, मनुष्य भी बिना पानी के नहीं रह सकता और मनुष्य में भी जो है वो पानी की मात्रा जो होती है वो लगभग 65% के आसपास होती है। यानी मनुष्य जो है उसमें भी पानी की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है और पानी बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पूरा अर्थ जो है, उस अर्थ का टोटल एरिया जो है वो कितना है, तो अर्थ का टोटल एरिया जो है वो 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। अब इस 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में अगर देखा जाए तो जल कितने भाग पर है, तो जल जो है वो 31 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर है। यानी बाकी बचा हुआ हिस्सा किसमें आ जाएगा, द्वीप या कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीपों में आ जाएगा। यानी 20 करोड़ जो स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया है वो सिर्फ स्थल से घिरा हुआ है। अगर मैं इसको परसेंटेज में करूं तो 71% भाग पर क्या पाया जाता है, जल। और 20 करोड़ यानी कि अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो कितने भाग पर लैंड पाया जाता है यानी भूमि पाई जाती है, 29% पर। यानी अगर देखा जाए तो जल जो है उसके बगैर जीवन अधूरा है। तुम्हारा, मेरा, बाकी लोगों का, सबका अधूरा है जीवन। ठीक है ना। क्यों आदित्य, अधूरा है कि नहीं है? अधूरा है, समझ गए। तो अगर देखा जाए तो अर्थ पर जल किस रूप में पाया जा सकता है, ठीक। तो यदि मैं पानी की बात करूं तो या जल की बात करूं तो जल दो ही तरीके से पाया जाएगा। या तो वो धरातल पर पाया जाएगा यानी धरातलीय जल, ठीक। या फिर वो भूमि के अंदर पाया जाएगा, ठीक। यानी धरातल के या तो अंदर पाया जाएगा या धरातल के अंदर के अलावा अगर देखा जाए तो ये भूमिगत यानी कि भूमि के अंदर पाया जाएगा। और भूमि के अंदर पाया जाएगा यानी कि अगर देखा जाए तो जल की अधिकांश मात्रा भूमि के अंदर होती है, क्योंकि अगर ऊपर पानी होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण हो जाएगा या फिर वो फैलेगा, फैल के समुद्र में मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यानी पानी जो है वो अगर धरातल पर रहेगा तो वेस्टेज होने लगेगा। इसलिए सबसे अधिक पानी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पानी अगर जो पाया जाता है वो धरातल में पाया जाएगा कि भूमिगत पाया जाएगा, तो याद रखना सबसे ज्यादा किस में पाया जाएगा, भूमिगत में पाया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर बात की जाए तो हम धरातलीय जल की बात करते हैं। अगर मैं तुमसे बात करूं कि अर्थ पर पानी अगर धरातल के रूप में अगर देखा जाए तो किस रूप में दिखाई देगा तुम्हें? गुड, नदियों के रूप में। हाँ, यानी मेन रूप से हमें किस रूप में दिखाई देगा, नदियां होंगी, होंगी। हाँ, तालाब हो सकते हैं, चलो, झीलें होंगी। हाँ, तालाब हो सकते हैं, झीलें हो सकते हैं, हाँ, सब उसी में आ गया। ठीक है ना। तो नदियां, तालाब, झील यही रूप हो सकते हैं। इसको डिफाइन करोगे तो कई चीजें हो जाएंगी, ठीक। अब अगर मैं बात करूं तो नदियां जो हैं वो या तो बर्फ के पिघलने से पानी की मात्रा प्राप्त करेंगी, ग्लेशियर के पिघलने से, या फिर वो बरसात के पानी से बात करेंगी। अगर अर्थ पर देखा जाए तो सालाना नदियों में कितना पानी प्रवाहित होता है, यानी हर साल नदियों में पानी आएगा, या तो वो बर्फ के पिघलने से आए या फिर वो वर्षा का पानी हो। यानी नदियों में पानी की जो मात्रा है वो सालाना लगभग 1869 बिलियन जो है, यानी कि बिलियन क्यूबिक मीटर अगर देखा जाए, यानी बिलियन क्यूबिक मीटर जो पानी की मात्रा है ये नदियों के द्वारा प्राप्त होती है। और 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो है वो हर सालाना जो है नदियों को मिलता है।
लेकिन नदियों में जो पानी हर सालाना मिलता है, चाहे वो बर्फ के पिघलने से मिले या बरसात से मिले, क्या ये पानी हम प्रॉपर पूरा यूज कर पाते हैं? नहीं कर पाते। यानी हम इसका पूरा यूज नहीं कर पाते, यानी कि हम इस जल का कितना भाग यूज कर पाते हैं, क्योंकि बाकी भाग तो समुद्र में मिल जाएगा। ठीक, यानी अगर देखा जाए तो इसमें से हम 690 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी ही यूज कर पाते हैं। यानी अगर परसेंटेज में बात की जाए तो 32% पानी ही हम इसका यूज कर पाते हैं, बाकी सारा पानी बहकर समुद्र में या अन्य रिसोर्स या पृथ्वी के अंदर या भूमिगत चला जाता है। बात समझ में आई? सिंपल सी चीज है। अगर नदियों में देखा जाए तो इतना सालाना पानी मिलेगा, भैया नदियों ने अपने ऊपर ले तो लिया, अब बोले भैया मैं तब झेल नहीं पाऊंगी तो क्या करूंगी, समुद्र में मिल जाऊंगी या भूमिगत हो जाएगा पानी। तो हम जितना पानी यूज कर पाएंगे वो सिर्फ इतना प्रतिशत ही यूज कर पाएंगे, बाकी सब वेस्टेज हो जाएगा। इसी वेस्टेज पानी को रोकने के लिए हम डैमों का निर्माण करते हैं, जिससे पानी को रोका जा सके, जिससे कि इरिगेशन सिंचाई के लिए नहरें बनाई जा सके और नहरों को भी साल भर के लिए पानी से पूर्ति रखी जा सके। ये बहुत सारी समस्या हमें दिखाई देती हैं। लेकिन अगर भारत में नदियों के बेसिन की अगर मैं बात करूं तो भारत में नदियों का सबसे बड़ा जो बेसिन है वो बेसिन है ब्रह्मपुत्रा बेसिन। कौन सा बेसिन है? ब्रह्मपुत्रा बेसिन। लेकिन ब्रह्मपुत्रा बेसिन भारत का सबसे बड़ा बेसिन होने के बावजूद भी इसका अधिकांश पानी जो है वो अनुप्रयोगी हो जाता है। क्यों हो जाता है अनुप्रयोगी या हमारे लिए यूजफुल नहीं होता? क्योंकि ये अधिकांश पानी जो है वो कहां मिल जाएगा? समुद्र में मिल जाएगा। या ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो उसका जल हमारे लिए अनुप्रयोगी होगा, क्योंकि बांग्लादेश में सबसे ज्यादा वो आगे बढ़ेगी। दूसरी चीज, समुद्र में सुंदरवन का डेल्टा बना देगी ये, तो पानी वेस्टेज हो जाएगा अधिकांशतः। दूसरी अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा बेसिन अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा बेसिन है हमारा गंगा बेसिन, और गंगा बेसिन का पानी ही हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। बात समझ में आ रही है? बड़ा बोले तो क्या? गंगा। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो सबसे बड़ा क्या? ब्रह्मपुत्र। लेकिन ब्रह्मपुत्र हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी क्या है? गंगा रिवर है। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि हमारे यहां जो इसके बाद के बेसिन आते हैं, उन बेसिनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिन जो होता है इसके बाद वो होता है गोदावरी। यानी अगर आगे देखा जाए तो थर्ड नंबर पर गोदावरी बेसिन आएगा। ठीक, फोर्थ नंबर पर कृष्णा बेसिन आएगा। फिफ्थ नंबर पर महानदी बेसिन आएगा और सिक्स नंबर पर नर्मदा बेसिन आएगा। बात समझ में आई? कौन सा बेसिन आएगा? नर्मदा। क्या? नहीं, नर्मदा है ना। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां गंगा बेसिन माना जाएगा। ब्रह्मपुत्र ऑल ओवर सबसे बड़ा बेसिन है हमारे में बहने वाली नदियों में, लेकिन अनुप्रयोगी है हमारे लिए। ठीक है, नोट डाउन कर लो इतना साहब। ठीक है, ऑल ओवर चीजें समझ में आई यहां तक? ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरी चीज अगर हम बात करें तो जल जो है अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत का 100% जल का प्रयोग किस में किया जाता है? मान लो जल की मात्रा मैंने 100% रखी। मैथ की क्लास नहीं है ये, है ना? जल की मात्रा मैंने कितनी रखी? 100%। इस 100% में से 78% भाग एग्रीकल्चर में यूज होगा। बात समझ में आई? यानी 100% में से अगर जल का सबसे ज्यादा प्रयोग की अगर बात की जाए
तो सबसे ज्यादा पानी किस में प्रयोग होता है? एग्रीकल्चर में प्रयोग होता है। और कृषि में से ही 1% भाग कृषि में प्रयोग किए जाने वाले मवेशियों पर खर्च होता है। क्लियर है बात? पूजा जी, मार्गदर्शन चाहूंगा आपका मैं थोड़ा, ठीक है? चलो, इसके बाद 30% जो है इसके अगर हम प्रयोग की बात करें तो हम इसका प्रयोग बांधों से या फिर अन्य रिसोर्सेस के द्वारा ऊर्जा का निर्माण करने में करते हैं। 6% हम अपनी बीवियों से बर्तन धुलवाने में करते हैं। कहने के लिए बीवियां बर्तन धोती हैं, लेकिन बाद में रूम में किसको पता किचन में कौन बर्तन धो रहा है? ठीक है, बीवी का काम होता है गर्म पानी करके देना, बाकी काम आदमी खुद कर लेगा। ठीक, तो गर्म पानी करके देने का काम होता है बीवी का। ठीक, समझ गए? और यदि तुमने ऐसी गलती करी अगर बर्तन नहीं धोए तो बीवी का मुंह और बर्तन का, बिना धुले हुए बर्तन का मुंह सेम सेम दिखाई देने लगता है। समझ गए बात को? क्लियर है? कल्पना करने लगे, सही में ऐसा दिखता है क्या हमारा मुंह? लड़कियां कल्पना करें, अच्छा आज बर्तन देखूंगी जाके अनधुले बर्तन कैसे दिखते हैं। समझ में आई है? और 3% भाग जो है वो किस में प्रयोग होता है? उद्योगों में प्रयोग होता है, इंडस्ट्रीज में। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा वाटर रिसोर्सेस क्या है हमारे? मिटा दो ये वाला, इधर का तो कर लिया ना कंप्लीट। अब देखो, अगर मैं नदियों की बात करूं तो नदियों को हम दो तरह की नदियों में डिवाइड कर सकते हैं। पहली चीज, अगर भारत की नदियों के संदर्भ में अगर बात की जाए तो भारत की नदियों को या तो हम मैदानी नदियां, जो मैदान यानी प्लेनों में बहती हैं, जिनके पानी का रिसोर्सेस क्या होगा? बरसात का पानी। या फिर जरूरी नहीं है कि मैदानी नदियां जो हैं बरसात के पानी का प्रयोग किए। कुछ नदियां ऐसी भी होती है जो हिमालय से निकलती हैं लेकिन बाद में जाके मैदानों में आ जाती हैं, जैसे गंगा और यमुना नदी। और गंगा और यमुना नदी जब मैदानों में आ जाती है तो पानी की पूर्ति भी इनको किससे होती है? वर्षा के जल से भी होगी और बर्फ के पिघलने से भी होगी। यानी मैदानी नदियां जो मैदानों में उतरती हैं तो इनका अधिकांश प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है सिंचाई में। ठीक है, फोन बज रहा, जरा देखना, सौम्य देख ले, कोई भी देख लेगा। चलो, बात समझ में आई? तो मैदान में बहने वाली नदियां जो होती हैं उन्हीं से सबसे ज्यादा क्या की जाती है? सिंचाई। और भारत की टोटल सिंचाई का 63% भाग इसी मैदानी नदियों के द्वारा किया जाता है। बात समझ में आई? ठीक। और सिंचाई में अगर ऑल ओवर देखा जाए तो सबसे आगे कौन है? पंजाब और हरियाणा है। हाँ, मध्य प्रदेश भी आएगा इसमें। पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी है, मध्य प्रदेश है ना, कई लोग आते हैं इसमें। ठीक। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो नदियों का एक और अगर हम प्रकार देखें, या तो वो पर्वतीय नदियां हो सकती हैं, पर्वतों से निकलने वाली नदियां, या फिर वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हो सकती हैं। ठीक। इन नदियों का प्रयोग प्रमुखता जो किया जाता है वो किया जाता है बांध बनाने में, डैम्स। और इनका प्रयोग अधिकांशता होगा ऊर्जा उत्पादन में। ठीक है,
हाँ, पावर प्रोटेक्शन में होगा। ठीक, किसका था? काय की क्लास आज कितने बजे का बोला है? चलो, तो भैया कोई गड़बड़ी किसी को? क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? चलो, अब भारत ने इसी को देखते हुए जल संरक्षण वर्ष 2013 को घोषित किया है। जल संरक्षण वर्ष 2013 को घोषित किया है। मुझे लग रहा है थोड़ा हल्का हो गया, इसके मार करके प्राण ना निकल जाएं। उसके पहले मैं इसको इंजेक्शन लगा दूं, जरा इंक भर दूं। सही नहीं है? संन्यास ले लूं मैं? हैं? अरे तुम सबको मैं मोक्ष दिला के जाऊंगा, चिंता मत करो। मैं बोधिसत्व के रूप में अवतार ले चुका हूं। सिर्फ मैं तुम्हें मोक्ष प्राप्त कर रहे लोगों को मोक्ष प्राप्त करने में सहायता देने के लिए मेरा जन्म हुआ है, ठीक है ना? पर अब तुम में से किसी ने गद्दारी करी तो उसका मोक्ष आधा अधूरा रह जाएगा, ठीक है ना? मार्केट में ऐसी बहुत चीजें मिलेंगी जो तुम्हें मोक्ष से भड़काने का प्रयास करेंगी। जैसे के लिए बुद्धिमान के लिए इशारा काफी है। चलो आगे बढ़े। लिखना, देखो दो क्वेश्चन हैं, बहुत एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। देखो पहली चीज, भारत में नदियों पर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, यानी बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई जाती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की अगर बात की जाए तो भारत में इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर या तीर्थ जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। हाँ, कोटेशन यानी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट या बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर या तीर्थ किसने कहा है? जवाहरलाल। क्या? हाँ, बहुत सारे बहुउद्देशीय यानी कोई एक उद्देश्य नहीं है ना। मल्टीपर्पस यानी कि एक पर्पस नहीं बल्कि कई पर्पस से बनाई गई। हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाएं। भारत में जितनी भी मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट हैं सब पर हम बात करेंगे, ठीक है ना? जो इंपॉर्टेंट है उसका डायग्राम बनाएंगे और बाकी पूरे इंडिया में कहां कहां पर कौन कौन सी रिवर पे कौन कौन से प्रोजेक्ट बने हुए हैं इस पर भी बात करेंगे। समझ में आई बात? अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो बात है वो ये है कि इसी तरह जिस तरीके से आधुनिक भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं को मंदिर या तीर्थ कहा गया है, उसी तरह आधुनिक सिंचाई व्यवस्था को, एरीगेशन को, यानी जो सिंचाई व्यवस्था है, जो भारत में इरिगेशन सिस्टम है, तो आधुनिक सिंचाई प्रणाली के जो जनक माने जाते हैं, यानी अगर इनके हम आधुनिक सिंचाई प्रणाली के जनक की अगर हम बात करें तो आधुनिक सिंचाई को इसलिए ध्यान में रखा गया क्योंकि बिना सिंचाई के एग्रीकल्चर संपन्न नहीं है। और एग्रीकल्चर करने के लिए जो है, जो इसके फादर माने जाते हैं वो माने जाते हैं मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। हाँ, भारत में विश्वेश्वरैया जो हैं इसके माने जाते हैं, याद रखना इस बात को। विश्वेश्वरैया,
मोक्षगुंडम विश्व विश्वरैया, हाँ विश्वेश सरैया। क्लियर है? पहली चीज समझ में आई। अब देखो मैंने तुम्हें एक चीज बताई कि भारत में अगर देखा, पूरे वर्ल्ड में सॉरी देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में कितना प्रतिशत पानी है? मिटा दू ये? नहीं लिखा? अगर मैं पूरे विश्व में बात करूं तो पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया तुम्हें कि पूरे वर्ल्ड में कितने प्रतिशत भाग पर पानी है? 71% भाग पर पानी है। अगर इस 70% या 71% भाग के अगर पानी की बात की जाए तो टोटल वर्ल्ड का जो पानी की वैल्यू है यानी 71% जो परसेंटेज में है उसके हिसाब से भारत में इसका 4% भाग आता है। टोटल रिसोर्सेज का जो पानी टोटल जो पानी है 71%, अगर देखा जाए तो मोटे तौर पर भारत में 4% जो है इसका प्रतिशत पाया जाता है भारत में। ठीक। दूसरी चीज, अगर वर्ल्ड लेवल पर प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता की बात की जाए भारत के संदर्भ में प्रति व्यक्ति जो जल उपलब्धता है उस मामले में भारत जो है वो 131 रैंक पर है। यानी प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में भारत कौन से नंबर पर है? 131। उपलब्धता में हम कौन से रैंक पर हैं? 132 नंबर रैंक पर हैं। ठीक। जितने उसमें आंकड़े जो लिए गए हैं 196 से जो देश होते हैं उनमें अगर देखा जाए तो इतना है। और यदि प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता की बात की जाए, ये तो हम आंकड़े की बात कर रहे हैं, और यदि हम भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता की बात की जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 1588 क्यूबिक मीटर पानी है। हाँ, क्यूबिक मीटर पानी है। और ये जो पानी प्रति व्यक्ति के ऊपर उपलब्ध है भारत में 1588 मीटर क्यूबिक पानी जो उपलब्ध है, अगर ये पानी को अगर हमने नहीं बचाया तो ये उपलब्धता आने वाले समय में और कम हो जाएगी और 2050 तक आते आते हम लोग इस उपलब्धता से और नीचे चले जाएंगे और ये लगभग 1140 क्यूबिक मीटर तक पहुंच जाएगी। यानी पानी प्रति व्यक्ति के लिए बहुत ही कम बचेगा। भारत में अगर मैं औसत वर्षा की बात करूं तो हमारे यहां हर साल जो औसत वर्षा समझ गए ना? हाँ, औसत वर्षा की अगर बात करें तो हमारे यहां औसत वर्षा जो है 1160 mm होती है। और वर्ल्ड लेवल पर बात की जाए तो 1110 mm होती है। भारत में 71% टोटल में से अपने आप क्या? प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता कितनी है वर्तमान में? कितने
पानी से तुम नहा सकते हो। 2 लीटर। क्लियर है? हाँ, जैसे तुम लोग ठंडी में नहाओगे नहीं और दिल्ली जैसे शहरों में रहोगे तो और नहीं नहाओगे, महीने महीने भर, तो पानी की उपलब्धता बढ़ जाएगी। क्योंकि ऐसा ठंड तो पड़ती है दिल्ली में कि हड्डियों में से आवाज आने लगी, बस कि कपड़े मत उतारना वरना हड्डियों को बुखार आ जाएगा। चट जाए यार, देखना ही है, रहा हूं तभी तो बता पा रहा हूं, वरना मैं स्विट्जरलैंड नहीं बोल देता तुम्हारे सामने कि मैं स्विट्जरलैंड में रहा हूं। क्यों? अरे तो क्या हुआ, एक ही बात है। क्लियर है? चलो अब करते हैं हम भूमिगत जल। धरातलीय जल के बाद अगर बात की जाए तो भूमिगत जल की जो मात्रा है वो प्रतिवर्ष हमें कितनी प्राप्त होती है, यानी भूमि के अंदर जल समाहित होता है, यानी देखा जाए तो सालाना लगभग 450 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी भूमिगत जल होता है। हाँ, प्रत्येक साल में जो उपलब्धता है ना, लगभग 450 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो है वो लगभग सालाना हमें प्राप्त होता है। इतना रिसोर्सेस है हमारे पास भूमिगत जल का, लेकिन धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात की जाए, ये भूमिगत जल जो होता है वो हर जगह एक जैसा नहीं हो सकता। पता लगे तुमने बोरिंग करी, एक खेत में करी, पानी बहुत निकल आया, बोले पड़ोसी वाले खेत में भी करेंगे उतना निकल आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि भूमिगत जल जो है वो उन विशेष कारकों पर निर्भर करता है जो पृथ्वी की या उस धरातल की उच्चावच पर निर्भर करेगा, उसके क्लाइमेट पर निर्भर करेगा, उसकी भूगर्भिक संरचना पर निर्भर करेगा कि नीचे कैसी उसकी संरचना है, यानी उसके नीचे का जो संरचना है वो कैसी है। तो इन सभी कारणों पर निर्भर करता है भूमिगत जल। तो हर जगह पानी निकलेगा नहीं, वरना पता लगा हाथ डाला तुमने 2 बोरे पानी निकाल लिए, 2 बाल्टी पानी निकाल लिया भूमिगत जल से, ऐसा तो नहीं होगा ना। हाँ, बोर कर दी तुमने। अब धर्मेंद्र तो हो तुम, वो तो नहीं हो सनी देओल कि हेड पंप उखाड़ के वो दूसरी जगह लगा दोगे, होगी नहीं। हाँ, पुष्पेंद्र को छोड़ के बाकी कोई नहीं कर सकता, और पुष्पेंद्र कर सकता है। ठीक। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो भारत में भूमिगत जल के इस एरिया को देखते हुए R.L. सिंह महोदय ने 1971 में भारत को 8 प्रकार के भूमिगत जलों में विभाजित किया है। कितने प्रकारों में विभाजित किया है? 8 जगह के एरिया में। R.L. सिंह ने इसको डिवाइड करते हुए बताया है कि भारत में अलग अलग एरिया में जो है वो भूमिगत जल पाया जाता है, जिसमें अधिकांशता जो है वो कमी पाई जाती है। दूसरा, अगर मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूं तो मध्य प्रदेश का एक एरिया है सिनोजोइक भ्रंश घाटी बेसिन। नहीं, ये जो बेसिन है जिसको सिनोजोइक भ्रंश घाटी बेसिन के नाम से जाना जाता है, इसमें मुख्य रूप से भ्रंश घाटी मध्य प्रदेश में कहां पड़ेगी? नर्मदा ताप्ती एरिया में। और ये मध्य प्रदेश का एक ऐसा एरिया है जहां पर भूमिगत जल की पर्याप्तता है। बात समझ में आई? हाँ, सतपुड़ा वाले एरिया में। इसलिए देखते हो नर्मदा नदी के आसपास के एरिया में पानी की कभी कमी नहीं पाई जाती। ठीक है ना। यानी अगर देखा जाए तो भारत में अगर मध्य प्रदेश के हिस्से की अगर बात करें तो पर्याप्तता जो पाई जाती है वो सोनोजोइक भ्रंश घाटी में पाई जाती है। दूसरी अगर हम बात करें तो इस समय भारत का सबसे बड़ा अगर भूमिगत जल बेसिन की अगर बात करें तो इन्हीं 8 प्रकार के में से एक टाइप है जो भारत का सबसे बड़ा भूमिगत जल का रिसोर्सेस है,
वो है गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, और ये टोटल भूमिगत जल की मात्रा का 44% इसी में पाया जाता है। तो भूमिगत जल का 44% भाग भारत में आरएल सिंह के अनुसार गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में पाया जाता है, जो लगभग कितना प्रतिशत है? 44% है। कितना है? 44%। कितना नचा रहा है? ओ गब्बर, क्लियर है बात यहां तक सबको? कोई दिक्कत? अगर भारत में सबसे ज्यादा भूमिगत जल की अगर बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा भूमिगत जल हिमाचल प्रदेश में है, राज्य वाइज। हिमाचल, उत्तराखंड। कुत्ते बिल्ली कहां से आ जाते हैं हर क्लास में? अरे तुम थे क्या? अरे मुझे लगा कोई कुत्ता बिल्ली घुसाया यहाँ पर। ऐसी आवाज निकाली ना तुमने अभी। बस बस बस, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। पहले मैं निकालूंगा। गुड गुड। हाँ आदित्य फरमाओ। अरे नहीं, अरे तो क्या मैं यहाँ पे क्या मॉडल बन के घूम रहा हूँ क्या? अरे, मुझसे शर्म आती, मैं शर्मीला हूँ। अच्छा चलो, क्लियर है? बुलिया ना जरा थोड़ा पानी, वाटर रिसोर्सेस के नाम पर थोड़ा पानी लिया हुआ है। ठंडा है। यह है मृदु जल, यानी साफ पानी जिसे हम पीते हैं। लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये साफ पानी का परसेंटेज कितना है? अनुमान लगाओ। हम जो साफ पानी जो पी सकते हैं उसका मात्र 0.6% भाग हमें ये मृदु जल के रूप में प्राप्त होता है, जो नदियों, तालाबों और झीलों में पाया जाता है पूरे वर्ल्ड का। गलती मेरी थी, मैं सुन नहीं पाया। उसको ना बोले, मैं मुझे बोलना है। पुष्पिंदर, तुम्हारी बात है यार, तुम्हारी बात को कोई टाल सकता है? ब्रह्मा जी नहीं टाल पाए, मेरी क्या औकात है? क्लियर है सबको यहां तक? देखो, वर्ल्ड में अगर मैं टोटल जल की बात करूं, मान लो विश्व में अगर 100%, मैंने भारत के हिसाब से 100% जल का बता दिया था कितना कहां पर यूज होता है। और यदि मैं वर्ल्ड में, अगर पूरे वर्ल्ड में जो वाटर रिसोर्सेस है यानी जल संसाधन की बात करूं, विश्व में जल संसाधन की अगर बात करूं तो कितना अनुमानता तुम मान सकते हो कि समुद्र में पानी है? हैं? समुद्र में कितना पानी मान सकते हो तुम? कितना परसेंटेज? हाँ, समुद्र का जो खारा पानी है ये टोटल अर्थ के पानी का 97.2% है। बात समझ में आई? वो 71 हमने 71 क्या करा था? टोटल अर्थ पे पाया जाने वाला जल पानी। अब हम जल की बात कर रहे हैं कि जल में कितना समुद्र का पानी है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? पूजा जी, वो लैंड की बात हो रही थी और जल की बात हो रही, अब हम जल की बात कर रहे हैं। क्लियर है?
समझ में आया? 97.2% भाग किसमें है? यानी बाकी बचा हुआ कितना हुआ? 2.8 हुआ। गुड, मैथ मेरी बचपन से मजबूत रही है। 2.8% पानी बचा, लेकिन ये 2.8% पानी में से जो 2.2% पानी है ये हिमानी के रूप में, यानी हाँ बर्फ के रूप में जमा है। क्लियर है? ठीक है। और बाकी कितना बता? 0.6% ये भारत में वो सॉरी विश्व में मृदु जल के रूप में। मैं इसके लिए माफी चाहूंगा आपसे कि नहीं है, इसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूं। बात समझ में आई? डूब के तैरने वाले हैं हम लोग भाई, डूब के मरने वाले नहीं। भैया एक समुद्र पार डाटा समझ में आया? किसी को डाउट कोई? टोटल जल समझ में आ गया? अब देखो, जो हमारे पास ये 0.6 मृदु जल बचा, यानी हमारे पास ये पीने योग्य पानी बचा। ये तो बर्फ है, बर्फ के अब गोले तो खाओगे नहीं बैठ के तुम हिमालय पे जाके कि भाई प्यास लग रही गोले खा के आ जाओ हिमालय पे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो क्या होगा कि जो ये 0.6% हमारे पास मृदु जल बचा है, ये पूरा का पूरा तो हमारे पास हाथ में होगा नहीं हमारे, ठीक? यानी इसके भी दो पार्ट होंगे। एक जो भूमिगत जल होगा, एक क्या होगा? भूमिगत जल होगा, और एक धरातलीय जल होगा। इस भूमिगत जल का 0.59% पानी, जो टोटल 0.6% मृदु जल था, इसका 0.59% पानी तो भूमि के अंदर है। तो बचा क्या 0.1 जॉनी? 0.1% बचा। और यही 0.1% हमारे पास नदियों के रूप में, तालाब के रूप में उपलब्ध है। हाँ, नदी, तालाब, झील, जो तुम्हें बोलना है बोल लो यार, एक ही बात है। बात समझ में आई? अगर ये भूमिगत जल है जो 0.59, ये तो पानी अर्थ के अंदर चला गया, ये ऊपर सरफेस पे रह गया 0.1 जो नदियों और झीलों के रूप में। अब इसका कुछ भाग तो वायुमंडल में उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? तुम लोगों को बोलना जरूरी है। समझ में आई बात? उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? तो नगण्य रूप से कुछ पानी तो वायुमंडल में भी तो उड़ेगा, वाष्पीकरण होगा कि नहीं होगा? आई बात समझ में? चक्र समझ में आया? वो पूछ के बताता हूं मैं, वो तो डिपेंड करता है ना कि गर्मी ठंड, उसके हिसाब से। क्लियर है? बना लो ये, इसको लिखवाने से अच्छा चार्ट बनाना है ना, चार्ट से याद रहेगा। आंकड़े बाय चांस कभी भी पूछे जाए उसके लिए, या फिर तुमसे पूछा जाए भारत में जन संसाधन रिसोर्सेज के बारे में बताइए, तो मेंस के अकॉर्डिंग भी तुम जो है वो इसको डिफाइन करके लिख पाओगे। पहले तुम ऑल ओवर बताओगे, फिर उसके बाद इसको डिवाइड करोगे धरातलीय और भूमिगत जल में, फिर धरातलीय जल की विशेषताओं के बारे में फैक्ट बताओगे, फिर भूतापीय जल के बाद बताओगे, फिर वर्ल्ड लेवल पे बताओगे क्या सजेशन है, फिर भारत में मृदु, पूरे वर्ल्ड में मृदु जल की क्या कंडीशन है,
ऐसे करके इसको डिफाइन करोगे ना, आराम से इसको क्वेश्चन में कर सकते हो। अब मैं इसको लिखवाऊं या तुम्हें समझाऊं? अगर तुम्हारे पास ये डायग्राम में बना होगा तो तुम इसको खुद एक्सप्लेन करके डायग्राम बनाकर इसको आसानी से लिख सकते हो। अब ये क्वेश्चन दोनों तरह से बन सकता है, या तो तुम विश्व के जल संसाधन की स्थिति के बारे में बता सकते हो और भारत के जल संसाधन की स्थिति के बारे में भी बता सकते हो। तो एक ही तीर से दो निशाने लगा सकते हो, तीसरा निशाना कहीं और लगा लेना। क्लियर है? मिटा दूं? अब हमारे पास मृदु जल यानी के प्रयोग किया जाने वाला पानी कितना मिला? 0.6% मिला। अब मैं इसको 100% बना देता हूं। क्या बना देता हूं मैं इसको? 100%, यानी मृदु जल जो है वो हमारे पास 100% है। अब जो ये 100% मृदु जल है, ये भी दो तरीके से हो सकता है, या तो ये भूमिगत रूप में हो सकता है या धरातल के रूप में हो सकता है। इसी तरह डिफाइन किया था हमने इसको। तो या तो ये भूमिगत होगा या फिर ये धरातलीय होगा। भूमिगत जो होगा वो 97.74% है। बात समझ में? बाकी कितना बचा? 2.26%। यही धरातल के रूप में हमारे पास 100% पानी। समझ गए ना? हाँ। अब जो ये धरातल का जो 2.26% हमारे पास पानी है, यही हमारे पास कई रिसोर्सेस के रूप में अवेलेबल होगा। कई रिसोर्सेस के रूप में अवेलेबल होगा, यानी कि ये हमारे पास नदियों के रूप में भी होगा, झीलों के रूप में भी होगा और मृदा में नमी के रूप में भी होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं झीलों के रूप में हमारे पास कितना है इसका। तो 1.47% जो है वो हमारे पास झीलों के रूप में उपलब्ध है। ठीक। मृदा में नमी के रूप में अगर देखा जाए तो मृदा में नमी के रूप में ये लगभग 0.78% है। कितना है? 0.78% है। और नदियों और धाराओं के रूप में बात की जाए तो ये 0.01% है। समझ में आ रहे हैं आंकड़े? हाँ, पढ़ना बिना पढ़े के ब्रह्मा जी के अवतार हो गए तुम, जो बिना पढ़े आ जाएगा। देखो, डिवाइड करा नहीं, घुसने वाली बात नहीं है ये, तो तुम्हें जनरली पता होना चाहिए बस, उसके लिए ही। अब इसको डिफाइन तो कर पाओगे, ऐसे कोई आंकड़े थोड़ी, मैंने तो सबको अलग अलग करके बताया ना। नहीं आया समझ में? पूजा जी, कोई गलती मेरी? क्लियर है? चलो अब देखो, अगर मैं पूरे संसार में पानी के प्रयोग की बात करूं, यानी कि पूरे विश्व में जल पूर्ति यानी जल का प्रयोग
अगर वर्ल्ड लेवल पर बात करूं तो पूरे विश्व में जल का प्रयोग अगर किया जाता है तो जल का प्रयोग करने के लिए लोग 95% भूमिगत जल का प्रयोग करते हैं और मात्र 5% लोग ही धरातल पर पाए जाने वाले जल का प्रयोग करते हैं। भारत में भी तो भाई बोरिंग वोरिंग काय के लिए, अर्थ के अंदर से ही पानी निकालते हो, ऐसा थोड़ी नदी पे जाके 2 बाल्टी भर के घर से ला रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना कि नर्मदा नदी से भर लाना बेटा, सुबह निकलना शाम तक आ जाना 2 बाल्टी भर के। पहले की बात अलग थी, पहले गांव में कुएं होते थे, वो भी तो भूमिगत जल का ही रिसोर्सेस हो गया ना। हाँ क्लियर है? मिटा दूं? अब देखो, क्या हर जगह स्वच्छ जल उपलब्ध है? नहीं। अगर मैं स्वच्छ जल की बात करूं तो स्वच्छ जल पहले नॉर्मली हम फिटकरी पानी में घुमाते थे और पी लेते थे। स्टार्टिंग में ये होता फिटकरी घुमाई बोले स्वच्छ जल हो गया, पी लेते थे। लेकिन आजकल हेमा मालिनी ने औरो फोरो ला के वो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, स्वच्छ पानी पियो, इसमें ये मिनरल डलेगा, इसमें मिनरल डलेगा, बहुत सारे आ जाते हैं। अब ये पानी नहीं, ये पानी पियो। अब पानी में भी उन्होंने चेंजेस कर दिए बहुत सारे, समझ गए बात को? तो आज जो पहले दुनिया सोचती नहीं होगी कि पानी भी बिक सकता है, लोगों ने पानी भी बेच दिया और बोतलों में रखकर, एक दिन आएगा हवा भी बिकेगी। ऑक्सीजन तो नॉर्मल चीज है, तो फिर तुम तो यार फिर पुष्पन जी कर दी तुमने गाँव ऐसी बात। ठीक, स्वच्छ जल की अगर बात की जाए तो शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में, तो शहरों में आरओ फारो आ जाने की वजह से 75% स्वच्छ पानी मिलने लगा है। और हर आजकल वो कहने आने लगे 20-20 लीटर की, तुम लोग भी यहाँ कोचिंग में यही पीते हो पानी। ऐसा तो नहीं है कि मैं ऊपर से टंकी से नल लगा दिया, जाके ऐसे कुल्ला लगा के मुंह को लोगे, ऐसा तो होगा नहीं। अब तो भैया ठंडा पानी भी चाहिए, गर्म पानी, फैसिलिटी बढ़ गई है। पहले तो घर से ही बोतल ले आया करते थे, क्यों? अरे स्कूल में तो अपन घर से ही पानी ले जाया करते थे, कहाँ पीते थे स्कूल का पानी? घर से बोतल लेके जाते थे अपनी, वो भी बीच रात ब्रेक होते होते वो दोस्त लोग पी जाते थे, फिर लास्ट होते होते वो पानी की एक एक बूंद के लिए ऐसे निकाल निकाल के पीते थे। जी की नहीं जी ऐसी जिंदगी? नहीं जी, तुम मर जाओ यहीं पे। ठीक। और 40% अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में जो है स्वच्छ जल सिर्फ 40% ही उपलब्ध है, बाकी कमी पाई जाती है। भारत जो है वो यूएनओ यानी कि भारत में स्वच्छ जल की गुणवत्ता और मानक के आधार पर यूएनओ ने भारत को 120वें स्थान पर रखा है। अभी ये चेंज होता रहता है, हर साल का अलग अलग देख लेना तुम लोग, है ना? तो आंकड़ा जरूरी है कि यही परफेक्ट हो, हर साल आंकड़े आते हैं इसके कौन से नंबर पे, तो 1-2 ऊपर नीचे हो जाएगा। हाँ, एक मतलब एक पिछले आंकड़ों के अनुसार 120वें स्थान पर थे हम लोग। हाँ ठीक है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो स्वच्छ जल को शुद्ध
अगर देखा जाए तो स्वच्छ जल को शुद्ध किया जाएगा, और स्वच्छ जल को यदि शुद्ध किया जाएगा तो उसकी व्यवस्था शहरों और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में की जाएगी। लेकिन अभी भी शहरों में शुद्ध जल की कमी पाई जाती है, यानी शुद्ध जल जो है, अगर हम इसकी कमी की बात करें तो अभी भी शहरों में 38% कमी है पानी को शुद्ध करने की। ठीक, भले ही नगर निगम वगैरह सब शुद्ध करते हैं, घरों में भी आरओ फारो लग चुका है सबके घर में। तुम ऐसा कोई है जिसके घर में आरओ नहीं लगा? तो काहे का पानी पीते हो? बोल का आता है सर, बोल का हम लोग भी सर बोल हम भी प्यूरिफाई नहीं करते उसको किसी से भी? हाँ, वो तो प्यूरिफाई करके ही भेजते हैं। घर के सामने मतलब वो दो टैंक है, तो एक वो उससे पानी आता है, दूसरे से प्यूरिफाई होता है। हाँ, तो पूजा जी बड़ी कॉलोनी में रहती हैं तो उनके यहाँ ऐसी 2-2 टंकियां, हम लोग गरीब लोग हैं, बोल वाला पानी है ना? हाँ, और 82% शहरों में अभी भी पानी को शुद्ध किया जाना यहाँ आवश्यक है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में 82% अभी भी शुद्ध किया जाना आवश्यकता है। और इस तरह देखा जाए तो भारत में जो दूषित जल है वो लगभग 70% बना हुआ है अभी। हाँ, क्योंकि कितना प्यूरिफाई करोगे तुम? पूरी नदी को प्यूरिफाई तो कर नहीं सकते ना तुम लोग, तो 70% जो है वो अभी भी दूषित है। अब भाई तुम नदी का पानी तो डायरेक्ट नहीं पी सकते। तुम्हें पता लगा नदी का पानी यहाँ बैठा पिया, वहां बजरंग बली की मुन्नी वहां बैठी हो और तुम पानी पी रहे हो, तो प्यूरिफाई नहीं है ना वो। तो इस तरह देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में यानी विश्व में कितने लोग स्वच्छ जल प्राप्त नहीं कर पाते, और स्वच्छ जल प्राप्त ना करने की वजह से कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। यानी पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो स्वच्छ जल से वंचित लोगों की जो संख्या है वो लगभग 88 करोड़ लोग हैं। 88.4 समथिंग है, तो 88 लगभग जो हैं वो करोड़ लोग जो हैं वो स्वच्छ जल से वंचित हैं। और इस तरह अगर इनके प्रतिशत की बात की जाए, ठीक, यानी 88 करोड़ जो हैं वो स्वच्छ जल से वंचित हैं, और ये तो ऐसे लोग हैं जिनको स्वच्छ जल प्राप्त नहीं हो पाता, लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं जिनको पानी ही प्राप्त नहीं हो पाता, यानी जिनसे पानी बहुत दूर है, पानी बहुत दूर है यानी उनके आसपास पानी की मात्रा नहीं है। हाँ, तो पूरे विश्व की ऐसी 40% पॉपुलेशन है जिनको आसानी से पानी उपलब्ध नहीं हो पाता, यानी इतनी आबादी के बाद आज भी जल उपलब्ध पहुंच संभव नहीं है। जल नहीं है, वो जल ही नहीं है। जल की, जैसे राजस्थान का इलाका पानी भरने के लिए दूर जाना पड़ता है, गुजरात के इलाके, कच्छ वाले इलाके जिनमें पानी भरने के लिए दूर जाना, यानी पानी जो है आबादी से दूर है ना, यानी आबादी की पहुंच से दूर है। ऐसे 40% पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन है। ठीक है, तो यह है भारत में जल संसाधन, और विश्व को भी हमने इस संदर्भ में रखते हुए देखा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से भारत में जल संसाधन की मात्रा कैसी है इस पर हमने बात करी। अगली क्लास में हम भारत में इरिगेशन यानी सिंचाई के ऊपर बात करेंगे कि भारत में सिंचाई किस तरीके से होती है, किन किन साधनों के द्वारा होती है, सिंचाई के लिए कौन कौन सी नहरें बनाई गई हैं और कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है ये, इसको हम आराम से करेंगे। तो आज का टॉपिक आप लोगों को सबको समझ में आ गया, ठीक है, चलो फिर, है ना। तो बाकी फिर कल मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।